हेलो फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय। समय तीन प्रकार के होते हैं, यानी टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन सब के चार चार भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पहला भाग है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये प्रेजेंट के चार भाग हो गए। अब पास्ट के चार भाग कौन कौन से हैं? तो यही सेम है: पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और फ्यूचर के ये सेम भाग हो गए: फ्यूचर इंडिपेंडेंट यानी सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो ये तो हो गए टेंस के भाग, यानी कुल मिला के 12 भाग हो गए। हम इन 12 भाग के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, यानी हम पूरी संपूर्ण जानकारी इस 12 टेंस की एक साथ इसी एक ही वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। एक ही क्लास में सब कुछ करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके नियम हैं, क्या मतलब सेंटेंस में क्या करना होता है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और 3 तरह के वाक्य होते हैं, यानी एफर्मेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वाक्य। इन सब की हम चर्चा करेंगे ताकि आपको इस एक ही क्लास में आपके सारे टेंस के जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाए। एडवर्ब्स वगैरह सारी हम इसी टेंस में मतलब आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस की हिंदी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, यानी वो राम घर जाता है, वो खाना खाता है, वो सो रहा है, सोता है, सो रहा तो कंटिन्यू हो गया। तो इस प्रकार जैसे ता है, ती है, वो घर जाती है, वो रोता है, वो सोते हैं, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं हिंदी में, तो उसकी हिंदी में पहचान यही है कि उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है ऐसे वर्ड आने चाहिए। तो पहले है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? तो ये इंग्लिश की पहचान होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब होता है जो इंग्लिश में वाक्य में कैसे पहचान करें कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, इंडिपेंडेंस का है, या मतलब कंटिन्यू का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यू का है, या कौन से पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो ये भी हम इसी से पता चलता है। तो एडवर्ब्स है पहली ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मतलब जो भी इन द से शुरू होने वाले सेंटेंस, एवरी या ईच, एवरी या ईच के बाद में एवरी या ईच डे, एवरी या ईच वीक, एवरी या ईच मंथ, एवरी ईच ईयर, टाइम जो भी पीरियड और टाइम कोई भी हो, जैसे संडे, मंडे और भी कुछ, जनवरी, फरवरी ऐसा कुछ भी हो, तो वो वंस ए डे यानी वंस ए डे, वीक, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं ऐसे तथ्य, और साइंटिफिक ट्रूथ यानी जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, जो मान लो साइंस में जो फैक्ट हो गया तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे जो वाक्य हैं। और हैबिचुअल वाक्य, जो हैबिचुअल वाक्य यानी जिसकी किसी की आदत हो, वो हमेशा उठते ही रोता है, वो उठते ही मंदिर जाता है, वो उठते ही धरती को प्रणाम करता है, तो ये सारे उसकी हैबिट हो गई। तो हैबिचुअल वो जो भी वाक्य होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में आते हैं। और प्रोवर्ब्स, तो ये सारे हैं वो इंग्लिश में पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की यानी इंडिपेंडेंट टेंस की। तो इसके नियम हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो वो किस में होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और साथ में वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो तो आपको फिक्स है ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है।
तब सेकेंड नंबर रूल है, इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आवश्यकता अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है। तो डू का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन में और डज का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी कब लगेगा, जब प्लूरल नाउन हो तो ही उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा, वरना नहीं होगा। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और एस या ई एस के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम गीत गाता है, तो राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसके साथ यानी राम सिंगल है तो इसके अंदर यानी सिंगल है, इसके कारण इसके साथ एस या ई एस लग रहा है, यानी प्लूरल बनाना होता है। और हम सड़क पर दौड़ते हैं, तो वी रन्स ए रोड, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में उदय होता है, अस्त होता है, यो भी ऐसे वाक्य होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यानी इंडिपेंडेंट टेंस का ही यूज होता है, कोई दूसरे टेंस का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ मूव अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये फैक्ट हो गए। तो ऐसे जो भी कोई फैक्ट होता है तो फैक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी इंडिपेंडेंट टेंस का ही यूज होता है। यदि रिक्त स्थान के बाद कॉम्प्लीमेंट्री हो या किसी नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उस वहाँ पर आवश्यकता अनुसार इजारम का प्रयोग भी होता है। तो इजारम का प्रयोग भी हो सकता है, पर लेकिन उसकी कंडीशन है कि इस रिक्त स्थान यानी जो भी रिक्त स्थान दिया होता है वर्ब, तो वर्ब के बाद में या तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए या किसी नाउन का प्रयोग होना चाहिए, तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार इजमार लग सकता है। जैसे ही इज ए टीचर, यानी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसमें वर्ब यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी उसके बाद में ये नाउन हो गया। नाउन एक टीचर एक नाउन की संज्ञा है। आई एम ए डॉक्टर, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि वाक्य में मॉडल जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डियर, आउट टू, यूज टू, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस में वर्ड आते हैं इंग्लिश में, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे शी कैन डू दिस वर्क, योर सिस्टर कुड बीइंग सम फ्रूट्स फॉर मी, तो ये सारे जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्ड रेदर और हैड बेटर, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। जैसे यू हैड बेटर गो टू योर हाउस, यानी अच्छा होगा तुम घर चले जाओ। आई वुड रेदर सेल दिस लैंड, तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल के होते हैं और ये भी अफर्मेटिव के थे। अब हम करते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या क्या चेंजेज होगा, तो हम वही सेम फॉर्मूला है, उसके अंदर हमने क्या चेंज किया है वो हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने क्या जोड़ा है, डू या डज जोड़ा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डू या डज हो गई। और आगे आ गया नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आएगा और फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें जो भी वाक्य है इसके कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं ऐसे, तो नेगेटिव के वाक्य, ही डज नॉट गो टू स्कूल रेयरली, आई डू नॉट वॉश डेली। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य है नेगेटिव के होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो भी फॉर्मूला है वो भी बता देते हैं आपको। तो डू या डज से शुरू होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से जो भी इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं तो वो सारे ही वाक्य कोई भी टेंस का हो वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा या WH वर्ड से शुरू होगा।
तो WH वर्ड के बाद भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि सब्जेक्ट आएगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ये फिक्स है। यानी अंतिम में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना चाहिए तो ही वो इंटरोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, वरना उसमें ग्रामरी त्रुटि मानी जाती है। तो डज ही गो टू स्कूल रेयरली, हमने ये ऊपर वाला सेंटेंस था उसी को वापस चेंज किया है इंटरोगेटिव में। तो क्या किया था हमने, डू या डज को बाहर लेके आ गए और बाकी का सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू करके टोटली वही लिख दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। तो ये आपको आसान रहेगा कि हमने इसको चेंज किया है तो कहाँ पे क्या चेंज किया है, इसीलिए ये सेम सेंटेंस को हमने यूज किया है। तो नेक्स्ट है डू आई वॉश डेली, तो ये भी हमने चेंज किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब सेम जो भी रूल है, इसके जो भी एडवर्ब्स है वो हम वापस इसमें भी देख लेते हैं। तो इस टेंस में इजारम का प्रयोग होता है, तो उसमें क्या होता था, डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता था, तो इसमें है इजारम हेल्पिंग वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है और उसमें क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग होता था। हम आपको ये कंपैरिजन इसीलिए करवा रहे हैं कि उसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि उसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी, इसमें भी बताई है, तो इसमें क्या हुआ है, ये तो टेंस लगभग सेम ही हो रहा है। सेम नहीं है, क्या कंपैरिजन है इसमें, क्या इसके मतलब चेंजेज हुए हैं, तो वो अभी हम आपको बता देते हैं। और फिर है एडवर्ब्स, इसकी हिंदी पहचान भी हम आपको बता देते हैं, इसमें हमने लिखी नहीं है हिंदी पहचान। तो इसकी हिंदी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड आएंगे। जैसे वो खाना खा रहा है, वो सो रहा है, वो गांव जा रहा है, वो ये काम कर रहा है, यानी पीछे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। ठीक है, तो एडवर्ब्स है स्टिल नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज के साथ विथ एक्शन वर्ब, यानी विथ एक्शन वर्ब, लुक आदि शब्दों के बाद इजारम का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। तो इसका एक वाक्य है वो हम देख लेते हैं, लुक द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी देखो बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। अब है वाइल के बाद, हम इसमें ये भी चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस को दो सेंटेंस दिए गए हो और बीच में वाइल से वो कंजक्टिव हुआ हो, तो क्या करना है, वाइल या एज के बाद इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करेंगे। यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो, यानी जो सहायक जो वाक्य होता है पास वाला वो भी प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए, तो ही ऐसा हो सकता है। तो सी दिस प्लांट विल आई वॉकिंग इन दिस गार्डन, तो यह हो गया। नेक्स्ट है यदि वाक्य में न्यू, टुडे, टुनाइट, कंस्टेंटली सील, लुक, लिसन आदि एडवर्ब्स का प्रयोग हो तो रिक्त स्थान के बाद प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। वो कैसे होगा, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे नाउ आ गया, तो नाउ राम इज स्लीपिंग इन दिस बेडरूम, यानी अब राम अपने बेडरूम में सो रहा है। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, यानी हम आज रात को सिनेमा देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आर यू कुकिंग फूड टुडे, ये हो गया एफर्मेटिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव का। जहान इज कमिंग हेयर नाउ, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, यानी ये सारे जो मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ड आ रहे हैं वो हम आपको अलग अलग सेंटेंस के बता रहे हैं। जैसे इसमें 4th नंबर में नाउ आ गया है और ऊपर वाले में ये 3rd नंबर में टुडे आ गया है, तो ये सारे वर्ड आपको टू नाइट आ गया है, ये सारे आपको ध्यान रखना है।
तो ऐसे वर्ड जो भी इसमें वाक्य में दिखे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य होगा। नेक्स्ट है लुक दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये भी सारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के होते हैं। नेक्स्ट है यदि पहला वाक्य आदेशात्मक हो, यानी उसमें कुछ आदेश देने के सिग्नेचर मिल रहे हो या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हो, तो वो भी आपको इम्प्रोमेटिव हो तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा, यानी उसके बाद वाला जो भी वाक्य होगा तो उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। तो जैसे कैसे होगा, लेट मी गो होम, ये लेट मी गो होम यानी तुम घर चले जाओ। आई एम गेटिंग लेट, यानी मैं देर से आऊँगा। प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइस, मदर इज स्लीपिंग, यानी मदर सो रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट है कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू रेडियो, यानी हम रेडियो सुन रहे हैं, और इसके पहले वाला वाक्य जो आदेशात्मक है। नेक्स्ट है डोंट गेट नाउ द रेन इज मूविंग, तो ये अब है नेगेटिव में इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये फॉर्मूला ये नहीं होगा, यानी नेगेटिव के अंदर इज आर एम के बाद में नॉट आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको करेक्शन करना है, जो भी करेक्शन होंगे कहीं पे तो हम आपको बताते चलेंगे साथ में, तो आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है अब इसके वाक्य देख लेते हैं कि नेगेटिव के वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि राम इज नॉट गोइंग टू जोधपुर, यानी राम जोधपुर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है आई एम नॉट वर्किंग इन स्कूल, यानी मैं इस स्कूल में काम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यू आर नॉट हेल्पिंग टू पुअर, तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव के अंदर किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें भी लगेगा। PDF बनाई तो हमने खुद नहीं है, पर लेकिन कोई करेक्शन या त्रुटि रहना स्वाभाविक है, तो वो हम करेक्शन है वो आपको करवा देते हैं अभी। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग इन स्कूल, यानी एम आई वर्किंग इन स्कूल, यानी क्या मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आर यू हेल्पिंग द पुअर, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। नेक्स्ट है इज राम गोइंग टू जोधपुर, क्या राम जोधपुर जा रहा है। तो इस प्रकार जो भी सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। नेक्स्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, यानी उसके अंदर प्रेजेंट में है, पर लेकिन वो एफर्मेटिव के अंदर वो चुका है, यानी वो घर जा चुका है, वो सो चुका है, वो ये काम कर चुका है, वो जोधपुर जा चुका है, वो घर आ चुका है। जैसे भी ऐसे भी जो वाक्य होते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के होते हैं। तो इसका एडवर्ब्स है वो देख लेते हैं। तो एडवर्ब्स क्या है, जस्ट, ऑलरेडी, एवरी, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टू नाउ, जस्ट नाउ, दीज मॉर्निंग, दीज मंथ इत्यादि जो वर्ड होते हैं एडवर्ब्स में आते हैं। और इसकी मतलब इसका नियम है एक कि इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा।
तो हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हैज़ है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा और हैव है वो प्लूरल नाउन के साथ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला वापस बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब है सेंटेंस चेक कर लेते हैं अफर्मेटिव के। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है राम हैज़ गॉन टू जोधपुर, राम जोधपुर जा चुका है। वी हैव प्लेड इन ग्राउंड, हम इस ग्राउंड में खेल चुके हैं। नेक्स्ट है आई हैव रन ऑन दिस रोड, यानी मैं इस रोड पे चल चुका हूँ या दौड़ चुका हूँ, चल चुका हूँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल विथ वर्ब्स, यानी वर्ब ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर वर्ब का यूज हुआ हो। जैसे आई हैव जस्ट टेकन डिनर, यानी इसके अंदर जस्ट आ गया। जस्ट यानी अभी, अभी अभी मैंने खाना या डिनर किया है या कर चुका हूँ, मैं अभी अभी डिनर कर चुका हूँ। और आई के साथ भी हैव का प्रयोग, यानी आई सिंगुलर नाउन है फिर भी इसके साथ हैव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई हैव नेवर सीन हिम वर्किंग, यानी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस तो नहीं है ना, नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा। इसके अंदर नेवर आया है, नेवर एडवर्ब से इसकी। नेक्स्ट है दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क येट, ये भी येट इसकी एडवर्ब होगी, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा हैज़ रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, यानी मिस्टर शर्मा है वो अमेरिका से रिसेंटली यानी अभी भी लौट चुके हैं। नेक्स्ट है दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क, यानी हम ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है शी हैज़ गॉन विथ हर फादर जस्ट नाउ, यानी तुम्हारे पिताजी अभी भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या तुम दिल्ली विजिटेड कर चुके हो, यानी भ्रमण कर चुके हो। अब है नेगेटिव सेंटेंस आई हैव नॉट येट सो जस्ट टेकन डिनर, यानी मैं अभी अभी डिनर नहीं कर चुका हूँ। नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट गॉन विथ हर फादर जस्ट नाउ। नेक्स्ट है दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। अब है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होगा। और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला ही बताते हैं आपको। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो अब हम करते हैं आई हैव, इसके सेंटेंस बताते हैं। तो हैव आई जस्ट टेकन डिनर, ये हमने ऊपर वाले सेंटेंस को ही चेंज किया है ताकि आपको पता चले कि हमने क्या चेंज किया है और क्या चेंज होता है। नेक्स्ट है हैज शी गॉन विथ देयर फादर जस्ट नाउ, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो ये थे सेंटेंस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। हमारे जो टेंस होते हैं इसके अंदर एक तो परफेक्ट टेंस को और एक सिंपल टेंस को, यानी इंडेफिनिट टेंस को, तीनों वाक्यों में तीनों टेंस में इन दो टेंस को आपको समझना पड़ेगा। बाकी वाले तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएंगे, परफेक्ट टेंस और ये कंटिन्यू टेंस पर। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है और इंडिपेंडेंट टेंस है, उसको थोड़ा समझना पड़ता है। इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं, यानी ऐसे जो कार्य होते हैं जो भूतकाल में तो शुरू हुए हैं, यानी शुरू तो पहले हो चुके हैं और वर्तमान में चल भी रहे हैं, वो काम अभी तक चल रहे हैं तथा अपूर्ण है, अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है, यानी उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करना पड़ता है।
इस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का प्रयोग कब होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? जैसे मॉर्निंग, 10 o'clock, मंडे, जुलाई 1998, यानी वो फिक्स टाइम होता है। पॉइंट यानी फिक्स, उस टाइम को फिक्स माना जाता है। जैसे मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग होते ही आपको वो काम हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे 1 घंटा, तो 1 घंटे का टाइम होता है, एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड। और नेक्स्ट है जैसे मान लो 3 days, ये एक टाइम पीरियड हो गया। 2 week, यानी 2 हफ्ते का पूरा टाइम हो गया। ए लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे समय, तो ये भी एक पीरियड और टाइम हो गया। इसके साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। अब नेक्स्ट है, इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब होती है, उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। सेम उसी प्रकार जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यू में किया था। और पर लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चेंज हो जाएगी, हैज या हैव प्लस बीन आ जाएगा। यानी हैज और हैव के साथ क्या आएगा? बीन आएगा, बीन का प्रयोग होगा। और इसका फॉर्मूला भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी ये इतना लंबा फॉर्मूला है इसका, तो इसको आपको भूलना नहीं है, थोड़ा सा समझना है इसको। हमने जो ऊपर जो नियम बताए हैं 2, उन नियमों को फॉलो करते हुए इसको समझना है कि इसमें करना क्या है। तो पहले हम सारे फॉर्मूले ही बताते हैं आपको, ताकि आपको फार्मूला में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हैज या हैव है वो बाहर आ जाएंगे और बाकी वाला सेंटेंस है वैसे का वैसे रह जाएगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा। और पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि हैज या हैव के बाद में नॉट लगा दिया, हैज और हैव के साथ नॉट लगा के बीन को हमने आगे लिया है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बीन के बाद में नॉट आएगा या हैव के बाद में नॉट आएगा। तो ये कन्फ्यूज आपको अभी दूर कर लेना है कि हैज या हैव के बाद में नॉट आएगा, ना कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस नॉट आएगा। ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो तो कैसे करना है, कहाँ पे नोट लगाना है, कहाँ, क्यों हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आ गई, तो फिर क्या करना होगा? तो ऐसे में हमें क्या करना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही आपको नोट लगा देना है। कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, तो आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। हैज या हैव जैसे बाहर आ गए, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, फिर फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल, और हम आपको इस एग्जाम्पल की पहचान भी करवाएंगे कि इसके अंदर कैसे पहचान होगी, या कौन से ये मतलब एफर्मेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, नेगेटिव का है, वो हम कैसे पता करेंगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, यानी हम इस रूम या इस होम में या घर में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। आई हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये इट हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग, यानी ये सुबह से दौड़ रहा है या रनिंग कर रहा है। नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट बीन कंपोजिंग सम म्यूजिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है ये थर्ड नंबर हो गया नेगेटिव का। अब है एफर्मेटिव का सेंटेंस चेक करते हैं। हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब है ईच स्टूडेंट हैज़ बीन
ईच स्टूडेंट हैज़ बीन contributing in the movement since 2011. Next है he has been worrying articles for a newspaper for 2 days. अब है ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम करते हैं पास्ट टेंस। तो आपका अच्छा लगे तो हम पास्ट टेंस को अगले पार्ट में लेवे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है, क्लास हो गई है। तो ये क्लास का टाइम पीरियड 30 या 35 के आसपास ही होता है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। तो जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसको सबसे निवेदन है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का जो भी हमने मैटर आपके लिए बनाए हैं वो इसी प्रकार हम प्रेजेंट का करवाए हैं उसी प्रकार आपको करवाएंगे, तो आपको वो भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमने जानकारी दी है काफ़ी अच्छी लगी हो, लाभदायक भी हो, और आपको आगे वाले पार्ट्स की आवश्यकता भी हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पहले हमने प्रेजेंट टेंस पूरा करवाया है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट और फ्यूचर हम इसी पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो अब हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस टेंस का प्रयोग वाक्य में ऐसे वाक्यों में होता है जिसमें कार्य भूतकाल में हो चुका होता है, यानी जो कार्य है वो पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसके अंदर पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस टेंस में जो मुख्य क्रिया होती हैं यानी वर्ब होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि आपको हेल्पिंग वर्ब में ऐसे हैज या हैव होता था या इज आर में होता था, तो हमें सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन चेक करना पड़ता था। तो इसमें वो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया कि आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है कहीं पे भी, और कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो और वो भी एफर्मेटिव में नहीं होगा, यानी डिड का प्रयोग भी एफर्मेटिव में नहीं होगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग, डिड के साथ हमेशा वर्ड फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें भूतकाल की आदत को भी बताया जाता है, यानी जिसके अंदर भूतकाल की जो आदत होती है उसको भी बताया जाता है। नेक्स्ट है इस टेंस में एगो, बिफोर, यस्टरडे, द लास्ट नाइट, द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे लास्ट से जुड़े वर्ड, और बैक, एनी टाइम और फास्ट, यानी कोई भी पास्ट का जो समय होता है वो आ जाए तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस यानी अपन। अब है फॉर्मूला। एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने बताया ही था कि एफर्मेटिव के अंदर पास्ट और प्रेजेंट दोनों में ही एफर्मेटिव के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें आपको बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ना तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल में एफर्मेटिव में, और ना ही प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, वाक्य की पहचान भी तो करनी होती है, तो हम कैसे कर पाएंगे वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका छोटा सा फॉर्मूला है, यानी 3 वर्ड आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऐसे अलग अलग चेंज होती रहेगी। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एफर्मेटिव में ही आएगी, बाकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अब है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आनी होती है,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड को लेके आ गए बार, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। अब है नेगेटिव, नेगेटिव का फॉर्मूला का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका नेगेटिव का फॉर्मूला। और सेम कंडीशन इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो हम लेके आ गए बार, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नॉट आएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो द सन सेट्स ब्राइटली यस्टरडे, ही विजिटेड इंडिया ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी कुछ समय पहले विजिट किया था, इंडिया में विजिट किया था हमने। नेक्स्ट है आई फिनिश्ड माई वर्क लास्ट इवनिंग, हमने पिछले जो इवनिंग थी यानी पिछली शाम को हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है, और इसकी हिंदी पहचान भी हम आपको बता देते हैं। इसकी हिंदी पहचान है आ ई ऊ ए, जैसे मान लो कर लिया था, या आ था, ई थी, ए थे, ऐसे कर लिया था, हम उस समय वो काम कर लिया था, ऐसा वो उस समय घर गया था, ऐसे जो ऐसे वर्ड होते हैं उसमें पास्ट सिंपल या इंडिपेंडेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे दे डिड नॉट इन्फॉर्म मी, यानी वे मुझे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, ठीक है। डिड यू लाइक दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को लाइक किया था, क्या इस सॉन्ग को लाइक किया था, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है ही डोनेटेड दिस प्रॉपर्टी द लास्ट ईयर, यानी उन्होंने इस प्रॉपर्टी को दान में कर दिया था, यानी पिछले साल दान में कर दिया था। नेक्स्ट है डिड यू नॉट नोटिस एनी थीफ हर, नेक्स्ट है ऑल द व्यूअर्स applauded हिज परफॉर्मेंस, तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। तो अब करते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था उसी के अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस में थोड़े से चेंजेज हैं। उसमें इजारम होता था तो इसमें वाजवर हो जाएगा और बाकी कंडीशन लगभग सेम ही रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसमें भी था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी रहेगा। उसमें एडवर्ब्स चेंज हो जाएगी, उसमें प्रेजेंट की एडवर्ब्स थी और इसमें पास्ट की एडवर्ब्स हो जाएगी। जैसे एट दैट टाइम, दैट डे, एडवर्ब्स क्या हो जाएगी, एट दैट टाइम, दैट डे, इन दोज डेज, इनका प्रयोग हो जाएगा। और इस टेंस में भूतकाल में किसी कार्य के निरंतर चलते रहने का अपूर्ण चलते रहने या अपूर्ण रहने को बताया जाता है या पता चलता है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया जो वर्ब होती है मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो वाज कब आ जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, ही, सी, इट, और जो को भी सिंगुलर नाउन होता है जैसे किसी का नाम हो गया, कोई स्थान हो गया सिंगुलर, और वर आएगा प्लूरल नाउन के साथ जैसे यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, ये प्लूरल नाउन हो गया यानी एक से अधिक। नेक्स्ट है वाइल और वैन। जो वाइल और वैन कंजक्टिव होते हैं उन ऐसे वाले वाक्य में इस टेंस का प्रयोग होता है, यानी जो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसमें इस टेंस का प्रयोग होता है। और इसकी एक कंडीशन है, ऐसे वाक्य में एक कार्य पूर्ण हो चुका होना चाहिए, यानी ऐसे वाक्य होना चाहिए जिसमें एक का कार्य हो वो पूर्ण होता हुआ दिखना चाहिए तथा एक जारी रहता है। पूर्ण हो चुके कार्य के
कार्य के लिए V2 का प्रयोग होगा, यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। और जारी रहने वाले कार्य के साथ वाज वर्ब के साथ वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग हो जाएगा। और वाइल वाले वाक्य में दोनों कार्य ये अगर चल रहे हो तो दोनों में वाज वर्ब का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होगा। तो ये इसकी थोड़ी सी कंडीशन है, इसको आपको समझ लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हम इसके फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। हमने ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पीछे हमने अलग अलग लिए तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो इस बार हमने सारे ही फॉर्मूले वो एक साथ लिए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी तो वाज वर्ब बार आ जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद में सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, हम बार बार भूल गए थे, तो क्वेश्चन मार्क हमने कहीं लगाया नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह इंट्रोगेटिव में हर जगह आएगा। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमें पहला एग्जाम्पल है ही वाज रीडिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट है तो यानी वह इस समय पढ़ रहा था। वी वर शॉपिंग एट दिस मॉर्निंग, यानी हमने पूरी सुबह शॉपिंग ही की है। नेक्स्ट है ही वॉज टेकिंग टी, यानी वह चाय पी रहे थे। व्हेन यानी जब आई वॉन्ट टू दिस हाउस, जब मैं इसके घर से निकला था वो चाय पी रहे थे। नेक्स्ट है वाज ही टेस्टिंग यू, वाज समवन knocking एट द डोर। नेक्स्ट है ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई रिटर्न दिस रूम, यानी जब मैं उसके कमरे से निकला तो वह सो रहा था। नेक्स्ट है शी वाज कुकिंग फूड while her husband was washing utensil ऐसा कुछ वर्ड है, यानी कोई नाउनल वर्ड है। नेक्स्ट है पीपल वर शूटिंग स्लोगन्स। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की वही सेम कंडीशन है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसमें हैज या हैव था तो इसमें एक ही आएगा हैड। तो बाकी वाली कंडीशन सेम ही है। इस टेंस में पास्ट टू पास्ट, इस टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट टू पास्ट टेंस, यानी पास्ट का भी पास्ट टेंस। इस टेंस में ऐसे कार्य को बताते हैं जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे और कई बार भूतकाल में हुए दो कार्य में पहले संपन्न हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का तथा बाद में पूर्ण हुए कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी दो वाक्य जो होते हैं जो बिफोर से कंजक्टिव होते हैं, उसमें जो पहले वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट परफेक्ट का होता है, और जो बाद में जो पूर्ण हुआ है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब है फॉर्मूले है छोटे से है, परफेक्ट के दोनों को ही फॉर्मूले छोटे ही हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद हेड के स्थान पर हैज या हैव आ जाता था, तो और इसमें हेड आ गया। अब है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये डबल बार हेड आ गया, डबल बार हेड नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और हेड के स्थान पर नॉट आना चाहिए था, यहाँ पे सब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। तो ये थे 4 फॉर्मूले पास्ट परफेक्ट के। अब है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कैम, यानी जब तुम आए उससे पहले मैं अपना काम कर चुका था। नेक्स्ट है विनोद हैड नॉट पेड दी फीस हिज फी ही टेल देन, यानी विनोद ने अपनी फीस जमा नहीं करवा चुका था जब तुमने बताया। नेक्स्ट है ही हैड नेवर complained अगेंस्ट यू। नेक्स्ट है शी हैड ऑलरेडी रेसिनिंग फ्रॉम द पोस्ट। नेक्स्ट है मिस्टर जोहान रिटर्न 10 novels बिफोर ही लॉस्ट द मेमोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड ऑलरेडी एडवाइज्ड माई स्टूडेंट्स अबाउट द अपकमिंग डेंजर्स। नेक्स्ट है अमर हैड नॉट टेकन मस्ट इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई हैड गिवन यू all the documents before the deal took place। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में वही सेम कंडीशन होगी जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बताई थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या कंडीशन बताई थी, सिंस या फॉर प्लस टाइम की, तो वही होगी। और उसमें हैज के साथ बीन आता था, तो इसमें आएगा हेड के साथ में बीन। तो देखते हैं इसके नियम। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय अवधि पर शुरू हुए थे तथा किसी समय अवधि तक जारी रहे थे। इसमें कार्य के शुरू होने या जारी रहने का समय जरूर बताया जाता है। समय ना हो तो ये पास्ट कंटिन्यू टेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब में हेड का प्रयोग होता है और हेड के साथ बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम वही सेम कंडीशन मॉर्निंग 10 o'clock मंडे जुलाई 1 1998 ऐसे भी कोई भी कुछ भी वर्ड आ सकता है। जैसे मॉर्निंग के जगह इवनिंग भी आए, आफ्टरनून आए, कुछ भी आए, या 10 o'clock के जगह कोई भी क्लॉक आ जाए, जैसे 11 o'clock 12 o'clock 1 o'clock 2 3 4 कुछ भी आ जाएगा। मंडे के जगह मंडे संडे ट्यूसडे कुछ भी आ जाए। जुलाई की जगह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कुछ भी आ जाए, या फिर कोई भी प्रकार का सन आ जाए, तो इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऐसा समय जो उसका समय अवधि बताई गई हो, जैसे इस समय से इस समय तक, इतने समय तक, जैसे फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटे, 3 days यानी कुछ 3 days 4 days 7 days, या 2 week 3 week 4 weeks 7 week 2 month ईयर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है ये लॉन्ग टाइम, जैसे एक लंबे समय से, तो इस प्रकार में सारे में फॉर आएगा, हमने पीछे बताया भी था। नेक्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में फॉर्मूले बड़े होते वही सेम इसमें भी है। उसमें जिसने आपको याद हो गया,
जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जो भी फॉर्मूले थे आपको याद हो गए। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं करना है। वहाँ पे हैज हैव था, उसकी जगह है यहाँ पे हैड कर देना है। वही का वही फॉर्मूला बाकी वही सेम रहेगा। कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ, हैज या हैव की जगह हैड कर दिया। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम, यानी वो सेम डिटो फॉर्मूला है पर लेकिन उसके स्थान पर हमने चेंज किया क्या है, हेड चेंज कर दिया है। बाकी वही का वही सेम फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव में क्या कर दिया, हेड को बाहर लेके आ गए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम हो गया। और हेड नेक्स्ट है नेगेटिव का, तो नेगेटिव में क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया कि हेड बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। तो अब है एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल भी हम चेक कर लेते हैं। हैड दे बीन स्टेइंग इन द होटल फॉर 2 वीक्स, ये इंट्रोगेटिव का था। और नेक्स्ट भी इंट्रोगेटिव का हैड आ गया बाहर, तो हैड द फैक्ट्री नॉट बीन रनिंग ऑन प्रॉफिट सिंस 2005। नेक्स्ट है ही हैड बीन कीपिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आ गया, यहाँ पे सिंस 2015 आ गया, यहाँ पर फॉर 2 वीक आ गया, यानी ये सारे भी है वो सिंस या फॉर वाले जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द बॉय हैड बीन प्लेइंग फॉर योर 2 hours। नेक्स्ट है आई हैड नॉट बीन लिविंग इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है वी हैड बीन डिमांडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ सिंस 2010। नेक्स्ट सेंटेंस है द हैड बीन कटिंग ट्री फॉर ए वीक। अब हो गया ये पास्ट टेंस कंप्लीट। हमने प्रेजेंट टेंस को काफ़ी अच्छे से क्लियर करवाया और पास्ट टेंस को भी हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर करवाया है। तो आपको दोनों ही टेंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ। और फ्यूचर टेंस को भी हम इसी के साथ में ले रहे हैं ताकि आपको बाद में अलग अलग नहीं ढूंढना पड़े, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस। तो हमने सारे टेंस इसीलिए एक साथ लिए हैं। प्रेजेंट टेंस का काफ़ी वीडियो लेंथी हो गया था इसलिए हमने अलग किया। तो ये हमें 35 तक इस दोनों को कंप्लीट करवा देंगे, तो ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो है नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य को बताया जाता है। इस टेंस में टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द कमिंग मंथ, इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं एडवर्ब्स के अंदर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में माने जाते हैं या आते हैं सेंटेंस। और इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंदर हिंदी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि शब्द आएंगे। तो जैसे वो घर गया जाएगा, वो राम खाना खाएगा, वो सो जाएगा, वो उठ जाएगा, वो जोधपुर जाएगा, बिलाड़ा जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, करेगा, कोई भी काम करेगा, यानी पीछे गा गे गी आएगा। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। बाकी की हेल्पिंग वर्ब भी हम साथ में आपको बताते जाएंगे। तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगी, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वी के साथ तो शैल आएगा, बाकी से सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आई और वी के साथ ही शैल आएगा, बाकी किसी के साथ शैल का प्रयोग नहीं करना है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई फंडा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें आप।
अब फॉर्मूले बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल से फॉर्मूले हैं इसके। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर सारे में ही एक ही टेंस है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है जिसके अंदर V2 का प्रयोग होता है। बाकी में सारे में ही प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, सॉरी परफेक्ट क्या, ये सिंपल वाले इंडेफिनिट वाले तीनों टेंस है, उसमें एक पास्ट के अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी में सारे में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इंडिपेंडेंट टेंस के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव के हो, इंटरोगेटिव के हो, नेगेटिव के हो, उसमें सारे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सिवाय पास्ट परफेक्ट टेंस के अलावा, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इट विल रेनिंग टुमारो, सॉरी इट विल रेनिंग टुमारो, will you organize any seminar? Next, we shall not support him. When will she arrive? Next, all the student will clean their classroom. Next, shall I be your assistant? You will be not let him go। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सेम फॉर्मेलिटी है। कंटिन्यू में सब में ही एक ही फॉर्मेलिटी आएगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा सब में भी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होगा, बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा। तो फॉर्मूले चेक कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ हैं। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, यानी अफर्मेटिव में ये इसमें बी का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंटिन्यू टेंस में बी का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल या विल बाहर आ जाएंगे, लेकिन बी साथ में बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बी को भी साथ में बाहर लेके आ जाओ। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फॉर्मूले सारे कंटिन्यू टेंस के। अब है कंटिन्यू टेंस के एग्जाम्पल। तो दे विल बी स्लीपिंग, वे सो जाएंगे। नेक्स्ट है आई शैल बी ट्रेवलिंग इन ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट है ही विल बी स्टडिंग इन हिज रूम, यानी वो पढ़ाई करेंगे इस रूम में, तो करेंगे आ जाएगा, करते रहेंगे। नेक्स्ट है दे विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट रूम। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग कार्ड इन द रूम। नेक्स्ट है विल यू बी प्लेइंग tennis? Will you be playing tennis at this time tomorrow? Next, all the students shall, इसमें shall क्यों आया भाई? All the students shall be listening
टू द स्पीकर इन द हेल। तो अब है नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस टेंस में उन कार्यों को बताया जाते हैं जो भविष्य में किसी समय बिंदु पर किसी समय कार्य विशेष के बाद पूर्ण हो जाएंगे। यानी ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी समय बिंदु पर समाप्त हो जाएंगे तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सब में ही होता है। परफेक्ट टेंस जो भी होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। और शैल या विल के साथ में इसमें क्या प्रयोग होगा, हैव प्रयोग होगा। तो शैल हैव विल हैव का प्रयोग होगा। और परफेक्ट कंटिन्यू में शैल हैव विल हैव के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल या विल हैव। नेक्स्ट है इस टेंस में बाई टाइम का प्रयोग होता है, यानी बाई के साथ टाइम का प्रयोग होता है तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें बाई भी साथ में कमांड हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल या विल बार आ जाएंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है इसके एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल है। आई शैल हैव पेड फी बाई दिस टाइम, यानी बाई दिस टाइम, यानी बाई के साथ टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है ही विल हैव कंसल्ट द डोर। विल शी हैव प्रोटेक्टेड एड ऑथ बाय द एंड ऑफ द दिस मंथ। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेम कंडीशन है सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और शैल या विल हैव प्लस बीन। तो ये कंडीशन सेम रहेगी। बीन परफेक्ट कंटिन्यू केस में फिक्स हो जाएगा। तो आप तीनों में ही आपको ध्यान रखना है, ये सेम कंडीशन है। और सिंस या फॉर की कंडीशन हम 2-3 बार बता चुके हैं और आप एक बार और देख लें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस शैल या विल बीन, शैल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। अब है फॉर्मूले। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बहुत ही लंबा फॉर्मूला है पर लेकिन बहुत ही आसान है। यदि आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो अफर्मेटिव के परफेक्ट कंटिन्यू के जो भी सारे सेंटेंस है वो आप 1 सेकेंड में याद कर सकते हो। बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है पर लेकिन एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ के याद करना है कि क्या पहले आता है क्या बाद में आता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बार आती है तो हेल्पिंग वर्ब को बार लेके आना है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। यानी इसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है। इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब का ही चेंजेज होता है और यहाँ पर हैव बीन या बीन सब में आता है। तो ओनली क्या चेंजेज होता है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखने हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों में ही है तो आपको कुछ याद रखना नहीं है। सिंस या फॉर प्लस टाइम ये भी तीनों में है तो बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो इसको आपको छोटा सा फॉर्मूला इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस बीन, इतना आपको याद रखना है। बाकी वाला पूरा ही सेम होता है। चारों मतलब तीनों टेंस में 12 जो सेंटेंस होते हैं 12 सेंटेंस के अंदर जो 12 फॉर्मूले होते हैं वो सारे में ही सेम कंडीशन होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ये सब में 12 फॉर्मूले में एक ही कंडीशन चलेगी। जो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस है उसमें। नेक्स्ट है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। शी विल हैव बीन ट्रेवलिंग इन फॉर 10 hours। विल दे हैव बीन लिविंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। He will have been playing football for 10 years. Students will have been enjoyed the songs in the auditorium since afternoon. This other will have been writing for poetry for a long time। तो यानी ये जो भी सारे टेंस हमने करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। आपको यदि समझ में नहीं आए हो तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपको इसको एक बार और वापस से रिवाइज करके देखना है। यानी एक बार जो क्लास समझ में नहीं आती है तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने अच्छे से समझाया नहीं है, पर लेकिन आपने समझने में आपकी थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो आपको एक बार फिर से देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्विज के साथ। हैव ए नाइस डे।